हेलो बच्चों, अभी तक हम यूनिट 7 तक जो कि अल्टरनेटिंग करंट है वहाँ तक हम PYQs कर चुके हैं। जितने भी आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन है, जितना हो सकता था मैक्सिमम हमने क्वेश्चन जो भी इकट्ठे कर पाए आपके लिए, और मैक्सिमम सभी क्वेश्चन है उसमें। अब सभी वैरायटी मैंने करके आपको दिखाए हैं, उसको आप बार बार रिवीजन करते रहिए। उसके अलावा आज हम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं यूनिट 8 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले हम क्या करेंगे, इसके PYQs ना करके बल्कि हम क्या करेंगे, पूरा फुल चैप्टर रिवीजन करेंगे। इसको पूरे फुल चैप्टर का हम रिवीजन करना चाहेंगे। करने के बाद जो भी इसमें क्वेश्चन आए होंगे हम उसको देखेंगे और उसके बाद जो है उस पर हम न्यूमेरिकल उसको लगा लेंगे। जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन होंगे सब हम उसको भी लगाएंगे। तो पहले हम क्या करना चाहते हैं कि आप इसको फुल चैप्टर एक बार रिवाइज करिए और हम आपकी इसमें मदद करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें, कैसे हम इसको समझ सकते हैं आसानी से और कैसे हम एग्जाम में हमारा क्लियर कट एकदम हमारा व्यू रहेगा। तो आइए हम फुल चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। थोड़ा सा ये है कि हाँ डिटेलिंग के साथ करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि डिटेलिंग मिस होगी यहाँ पे फुल चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे है हमारा जो टर्म यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्ट में कहें EMW से भी दिखाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हालांकि अगर इसके बारे में और चर्चा की जाए तो हम अमूमन इसके बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे है लाइट के विषय में पढ़ते हैं। आखिर लाइट है क्या, लाइट यहाँ पे क्या है। अच्छा, लाइट के विषय में बहुत सारी चर्चाएं हैं और बहुत तरीके से इस पे काम हुआ कि क्या है लाइट। आज से नहीं, बहुत समय पहले से अगर हम लाइट के विषय में जानना चाहें कि लाइट कहाँ कहाँ पे इसका कैसे वर्क हुआ, तो लगभग इसके विषय में बताया गया 1675 में पहली बार। थोड़ा हम इसके हिस्ट्री के विषय में जानेंगे, थोड़ा आपकी समझ और बढ़ेगी आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्यों, इसमें मैक्सवेल का क्या काम क्या है और मैक्सवेल की इतनी महत्व इसमें क्यों दिया जाता है। आइए समझते हैं। जो लाइट की शुरुआत होती है ये बताया गया 1675 में न्यूटन ने बताया। न्यूटन सर ने ये बताया कि लाइट क्या है। न्यूटन का एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये न्यूटन सर की थ्योरी है जिसे बोलते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी, या इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग कणिका सिद्धांत। तो 1675 में न्यूटन सर ने यह कहा कि जो लाइट है वो क्या है, मासलेस नहीं, मास वाले पार्टिकल का एक बंडल है पूरा, जो कि ये बंडल के रूप में से चलते हैं लाइट। तो इनमें क्या है, ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी में जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल नेचर बताया इन्होंने, पहली बार पार्टिकल नेचर इनका था, जो कि कैसा पार्टिकल है। लेकिन आप समझिएगा अभी जो पार्टिकल नेचर उसकी बात हम जिस तरह से आपको पढ़ाते हैं उसी समय में आप रहिए। मैं 1675 की बात कर रहा हूं। न्यूटन का पहला सिद्धांत क्या है, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, या इसमें हम पार्टिकल की बात करते हैं कि लाइट किससे मिलके बने हैं, पार्टिकल से, और उन पार्टिकल का क्या है, मास है, मासलेस नहीं, मास है उनका, समथिंग कुछ ना कुछ मास है सभी का। इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लेकिन इनसे यह कहा गया, अगर ये थ्योरी उस समय फेल कैसे हुई, भाई किसी ने यह पूछा अगर सच में मास वाले पार्टिकल हैं तो हमारा जो सन है, सन जो है लगातार हमें क्या कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, आज से नहीं करोड़ों वर्ष हो गए हैं, और उसके बाद भी उसमें क्या है, लगातार प्रकाश निकल रहा है, लाइट निकल रहा है। इसका मतलब लगातार मास क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। कोई कितना बड़ा ही क्यों ना बॉडी हो, अगर उसमें से लगातार मास निकल रहा है, ये मास, तो क्या होगा, इसको कम हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, या खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा। तो इसलिए ये थ्योरी हमारा जो है बहुत समय तक वर्क में नहीं आया। काफ़ी चीज़ों में काम में लाया भी गया उस समय, लेकिन वो जो है इफेक्टिव नहीं रहा ये, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्योरी हमारी यहाँ पे फेल होती है। अगला जो हमारा इस विषय पे लाइट के विषय में जो चर्चा हुई, थोड़ी सी देर में, बस 5-6 मिनट लगेंगे, आप इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे हम इसके विषय में क्या है। 1679 में एक थ्योरी और थी जिसे बोलते हैं हम लोग, एक जन और थे जिनका नाम था हाइजेंस। हाइजेंस ने क्या बोला, हाइजेंस ने क्या बोला कि लाइट क्या है, लाइट एक वेव है। क्या है, लाइट क्या है, एक वेव है। लेकिन वेव के विषय में ये उस समय जो इन्होंने वेव बोला, तो वेव इनके मन में क्या था कि उस समय ये बोलना चाहते थे कौन सी वेव है, ये मैकेनिकल वेव है, क्योंकि वही वेव थी उस समय, मैकेनिकल वेव। इन्होंने कहा लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है।
अच्छा, उस समय हाइगेंस सर को ये ना वो खोज का विषय था उस समय, ना उस विषय में जानकारी थी कि आखिर इसका नेचर कैसा होता है। नेचर कहने का मतलब क्या है, ये ट्रांसवर्स नेचर रखता है या ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखता है, इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। इसके नेचर के विषय में कोई जानकारी नहीं थी कि लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स। वो बात भी नहीं होती थी उस समय। मैं बात कर रहा हूं 1679 की। तो अगर इन्होंने कहा कि लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, तो जाहिर सी बात है सवाल ये उठता है कि हम जानते हैं मैकेनिकल वेव क्या है, दैट नीड अ मीडियम। ये क्या चाहता है, एक मीडियम चाहता है, नीड मीडियम टू ट्रेवल। अगर ये मीडियम चाहता है तो आप समझिए कि इनसे भी ये सवाल किया गया, अगर सन हमारा यहां पे है तो अगर ये मीडियम चाहिए, अगर हम बात करें कि सन से लाइट यहां तक क्यों आ रही है, लाइट अर्थ तक कैसे आती है, क्योंकि अगर हम मीडियम की बात करें 45 या 40 किलोमीटर के बाद मीडियम हमारा खत्म हो जाएगा। तो सन से अर्थ तक आखिर लाइट आ कैसे रही है, वहां तो कोई मीडियम नहीं है, वहां पर कोई मीडियम नहीं है, फिर लाइट यहां तक आई कैसे, इसका सवाल का जवाब भी इनके पास नहीं था। देखिए ये सब चीजें ऐसे चलती रही, क्या होगा, क्या इसको जानने से होगा क्या, आपको थोड़ा इमेजिनेशन आपका ये बढ़ेगा कि हम चीजें को पढ़े कैसे, क्या हो रहा था, कैसे हुआ, और क्यों मैक्सवेल इतने जरूरी हैं। ठीक है, बाद में इसी सीरीज में आते हैं हमारे लगभग 1801 के आसपास, 1801 बोलते हैं, 1803 तक है, एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था यंग्स। यंग्स ने क्या बताया, इनका एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते होंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ते होंगे आप, आज भी सिलेबस में है हमारे। यंग्स ने ये कहा कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आप यूनिट 10 में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 10 में है आपके सिलेबस में। तो ये इन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ये कहा कि लाइट क्या है, ये थे और साथ में इनके एक और साइंटिस्ट हैं, दोनों लोगों ने मिलकर बोला कि लाइट क्या है। लगभग 1815 में एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था फ्रेजनल, 1815 में जिनका नाम था फ्रेजनल। फ्रेजनल ने जिन्होंने क्या खोज की थी, डिफ्रैक्शन की, लाइट के डिफ्रैक्शन नेचर की बारे में बताया था। और इन दोनों जन ने ये किया था कि लाइट को क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि लाइट क्या है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, और इन्होंने इसके नेचर के बारे में भी बताया कि लाइट क्या है, एक कैसा नेचर रखता है, एक लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखता है। समझिएगा यहां पे क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती है लाइट। कैसा नेचर रखता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखता है। ये कब की बात है, 1815 ने बताया, 1815 में ये बताया गया कि लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है एंड लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखता है। गलत है लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन आप उस समय के हिसाब से समझिए। लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट सही है। एक्सपेरिमेंट क्यों सही है आप समझिए, जैसे हम मन में कुछ भी इमेजिन करें कि अगर हम किसी बिल्डिंग से गिरेंगे तो क्या होगा, बिल्डिंग से अगर हम कूदते हैं, 5 मंजिले की इमारत है, अगर उससे हम कूदेंगे तो क्या होगा, मन में आप कुछ भी इमेजिन करिए कि हम उड़ सकते हैं या इससे वहां चले जाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है, जब उसको एक्सपेरिमेंटली आप करने जाएंगे तो आप देखेंगे जब आप कूदेंगे तो आपके साथ क्या होगा, वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सेम ऐसा है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मेथड से जो किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया या इन्होंने डिफ्रैक्शन किया, वो एक्सपेरिमेंटल था, जो कि जो रियलिटी में नेचर जैसा भी करेगा वो होगा। अब इनके मन में जो भी इमेजिनेशन चल रही है कि लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है या लॉन्गिट्यूडनल, उससे इस पे कोई संबंध नहीं है। लेकिन इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखता है, ये तो गलत है। इस हिसाब से, आज के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि आज हमको आइडिया है क्या है। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, एक और बात हुई कि एक और साइंटिस्ट हमारे हैं 1808 के करीब, जिनका नाम था मैलस सर ने क्या किया, ये ऐसा नहीं कि किसी के साथ थे,
इंडिपेंडेंटली क्या किया इन्होंने 1808 में क्या किया इन्होंने लाइट का क्या दिखाया, लाइट का पोलराइजेशन नेचर दिखाया, पोलराइजेशन नेचर दिखाया। अच्छा, पोलराइजेशन किसका होता है? उसी वेव का होगा जो कैसा नेचर रखे, ट्रांसवर्स नेचर रखे, ट्रांसवर्स नेचर। आप मेरी बात समझिएगा, इन लोगों ने कहा 1815 में जाके, देखिए उस समय ऐसा जमाना नहीं था कि एक बार कहीं खोज हुई तुरंत व्हाट्सएप या यूट्यूब पे डाल दिया तो हर जगह पहुंच गया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। 1815 में ये एक जगह की बात है जहां बोल रहे हैं लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, नेचर रखता है, ये कहा गया। दूसरी जगह उन्होंने अकेले ये कहा कि लाइट का पोलराइजेशन, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में ये शो किया कि लाइट क्या रखता है, लाइट का पोलराइजेशन होता है। अब पोलराइजेशन किसका होता है? जिसमें ट्रांसवर्स नेचर रखता है। अब ये आइडिया उनको भी लगा काफी समय के बाद, तो इन 1817 बोथ का मतलब फ्रेजनेल एंड यंग बोथ डिसाइडेड दैट लाइट क्या है, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव एंड ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स नेचर रखता है 1817 में। लेकिन फिर से इनसे भी यही सवाल तो पूछा जाएगा ना कि भाई सन से लाइट यहां तक आ कैसे रही है, पूछा गया। इन लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें आइडिया नहीं है, बल्कि ये कहा कि भाई हमारा क्या है कि पूरे यूनिवर्स में एक ईथर फैला, एक मीडियम है जिसे ईथर बोलते हैं, ठीक है, हाईली इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक मटेरियल है जिसे बोलते हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई पूरे यूनिवर्स में क्या फैला हुआ है, ईथर फैला, जिसे ईथर उस समय नाम दिया गया ईथर हाइपोथेसिस। एक परिकल्पना थी, एक परिकल्पना इन्होंने दी कि पूरे यूनिवर्स में ईथर फैला हुआ है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करता है। एक्चुअल में लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, और क्या रखता है, ट्रांसवर्स नेचर रखता है। लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव, एंड नेचर कैसा है, नेचर इज ट्रांसवर्स। अब ये बात है 1817 की। उस समय से अब क्या हुआ कि भाई ये ऐसा ही है जैसे आप कहते हैं कि ईश्वर हैं और मैं कहूं कि नहीं है, और बाद में क्या कहा जाए, मैं ये बोल दूं कि भाई ऐसा है कि अगर होते हैं तो जाके आप खोज कर लाइए, ठीक है। एक बहस है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ईश्वर के विषय में बोल रहा हूं, लेकिन किसी भी चीज के लिए, जैसे भूत प्रेत हैं या नहीं है, उस विषय में बोल दूं हाँ ढूंढ के लाइए तो मान लेंगे हम। सेम वैसा ही है कि अब ईथर हाइपोथेसिस इन लोगों ने बोल दिया कि पूरे यूनिवर्स में क्या फैला हुआ है, उसी के थ्रू क्या होता है, लाइट ट्रेवल करता है, वो मीडियम का काम करता है लाइट के लिए। तो अब आप उसको ढूंढिए। तो 1817 के बाद लगभग ये जो है समाप्त हो गया था। इस विषय पे चर्चाएं जो है थोड़ा स्लो हो गई, लोग इसके विषय में बात उतना नहीं किए। लेकिन उसी दौरान एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था, एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ही कंक्लूडेड, अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट को नहीं किया बल्कि थ्योरेटिकली कंक्लूडेड independently and theoretically shows that light is a इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए ये बात हमको आइडिया है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर कैसा, एंड ट्रांसवर्स इन नेचर। ये इन्होंने अकेले और थ्योरेटिकली ये बात शो कर दी। इन
कब की बात कर रहा हूं? 1873 की बात कर रहा हूं। इन्होंने ये बता दिया, और कई लोगों के पास गए भी हैं उस समय, कई लोगों के पास अपनी थ्योरी या थीसिस लेके गए, लेकिन किसी ने माना नहीं। नो वन पेड अटेंशन टू हिम, ये बात थी कि उनको कोई जो है उस समय इतनी जो है रिस्पेक्ट जो है नहीं मिली, इस विषय पे उतनी चर्चा नहीं हुई। 1873 के बाद ये बाद में बताया गया कि 1873 में उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उस समय इतनी चर्चाएं नहीं हुई उस पे। लेकिन कुछ समय बाद हुआ क्या कि दो साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था माइकलसन और मोरले, दो साइंटिस्ट हैं, मोरले। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये दिखाना चाह रहे थे कि ईथर का एग्जिस्टेंस, ईथर एग्जिस्ट और नॉट, अगर होता है तो मिलेगा। ये बात है 1881 से 1887 तक। इन्होंने 6 ईयर एक्सपेरिमेंट किया, किस बात के लिए कि क्या सच में ईथर है कहीं पे। इन्होंने क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट का सेटअप काफी बड़ा है, और डिटेल में आप अगली कक्षाओं में, आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो पढ़ेंगे आप। लेकिन अभी के लिए हम इतना बता रहे हैं आपको कि ईथर के विषय में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ईथर को खोजने का प्रयास किया। अगर ईथर सच में है तो हम क्या कर सकते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम, सच का इनर्शियल फ्रेम, हम एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम हम देख सकते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में सारी मोशन को हम स्टडी करेंगे। अभी हम इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं, लेकिन कोई भी इनर्शियल फ्रेम हमको मिला नहीं है आज तक। हम अर्थ को मान लेते हैं क्योंकि और किसी गोले पे हम जा नहीं सकते, तो अर्थ को हम क्या मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम, जो कि एक्चुअल में इनर्शियल फ्रेम नहीं है ये। तो 6 ईयर तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये लोग लास्ट में क्या करते हैं, दे फेल्ड एंड said that Maxwell was right। मैक्सवेल, देखिए मैक्सवेल वाज लग गया यहां पे, क्यों लग गया, क्योंकि मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल वाज राइट, that is there is no ether, there was no ether। वो मैं बता रहा हूं, नो ईथर, कोई ईथर जैसा कुछ नहीं था, बल्कि क्या है, कोई ईथर नहीं था। इन्होंने कहा कि लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैं क्यों कह रहा हूं कि मैक्सवेल वॉज, क्योंकि ये लोग एक्सपेरिमेंट करते रहे और 1873 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी। उससे पहले भी पढ़ रहे हैं, एक दिन में थ्योरी नहीं आती, थ्योरेटिकली इन्होंने थ्योरी दी मैक्सवेल सर ने। और 1879 में वो क्या होते हैं, ही डाइड, मैक्सवेल डाइड इन 1879। अब बताइए, वो मर भी गए, उनकी थ्योरी भी जो है उस समय जब तक जीवित थे तब तक किसी ने थ्योरी पहचानी नहीं। मरने के बाद 1887 की बात कर रहा हूं, 1887 मतलब कि हमें एक थ्योरी दी गई थी कि 1817 में क्या दिया गया था कि ईथर है, और 1887 में हमने क्या कहा कि ऐसा है कि नहीं है कुछ। लगभग 70 ईयर तक ये भ्रांति रही कि ईथर जैसा कुछ है। बीच में एक लोग आए थे जिन्होंने बताया कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनकी बात नहीं मानी गई। बाद में एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन्होंने फेल्ड होने पर यह कहा, अभी इसकी प्रूविंग नहीं हुई है कि नहीं है। लेकिन उसी दौरान क्या है, एक और साइंटिस्ट थे 1887 में। इन 1887 हर्ट्ज का नाम सुना होगा आपने। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटली shows that light is an electromagnetic wave। तो ये हमें, और इसका जो वेव है वो क्या है, वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी इज कांस्टेंट,
उस इस लाइट की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, किसी बात पे डिपेंड नहीं करता, वो है c के इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके विषय में बात करेंगे, क्यों कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट क्यों होगा, कांस्टेंट क्यों होगा, ये अभी चैप्टर में आपको आइडिया लग जाएगा क्यों ये कांस्टेंट होगा। तो यहां तक हुआ, ऐसे मैक्सवेल सर का आया, लेकिन मैक्सवेल ने इसको बनाया कैसे था, कैसे बताया इसको, ये बात हम करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक इसी में होगा। ये एक हिस्ट्री की तरह था कि आपको आइडिया लग जाए कैसे क्या हुआ था। आइए मैक्सवेल सर आ गए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन उसे बोला गया जहां से लाइट की इन्होंने बात बताई कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब हिस्ट्री की क्लास खत्म हुई, आप देखेंगे ये, लेकिन आपको आइडिया लगता है ना थोड़ा सा, आप पढ़ने पे आपको जिन्होंने इसको बताया थोड़ा उनकी बातों को आप जानिए, थोड़ा आपके दिमाग में और अच्छे से पूरी चीजें आती हैं। तो मैक्सवेल have collected head होगा, collected four fundamental equations of electromagnetism। उन्होंने 4 फंडामेंटल इक्वेशन उठाए। जैसे पहला इक्वेशन उनका था जिसे बोलते हैं हम लोग मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या था, हम बोलते हैं गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is called the Maxwell first equation। मतलब गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले में, उसमें आपने देखा होगा कि जो गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वही क्या कहलाता है, मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन। क्या है मैक्सवेल, अगर यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म में, आपके सिलेबस में इंटीग्रल फॉर्म में दिया गया है, डिफरेंशियल फॉर्म में वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर आएगा जो आपके बाहर है समझ से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम एक सरफेस इंटीग्रल ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात आप देखती है, इसको लिखने का तरीका क्या है, हम सरफेस इंटीग्रल लिखते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है, ये सरफेस इंटीग्रेशन है। सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब ये एक बार इंटीग्रेशन है, ये दूसरी बार है, तो ये 2 इंटीग्रेशन होते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन। दैट इज द ई डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एन कैप ds, ऐसे भी लिख सकते हैं या सीधा ds पे वेक्टर लगाएं। ये इक्वल होता है किसके, इसे क्या बोलते हैं, टोटल फ्लक्स आउटवर्ड फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस। ये सर्कल बना, उसका मतलब है क्लोज्ड सरफेस, इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू नेट, जितना चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे बोला गया मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान रखेंगे आप जब लिखते हैं तो ये भूल जाते हैं, यहां पे डॉट लगेगा, ठीक है, यहाँ पे एन कैप या सीधा सा इसके साथ ये अलग दिया है, यहाँ वेक्टर लिया है, यहाँ पे इसका स्केलर पार्ट ds, या कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट कि यहाँ पे ds लिख दें वेक्टर लगा के। तो यही क्या बनता है, फ्लक्स बनेगा, टोटल फ्लक्स फ्रॉम द ये क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द क्यू नेट, जो भी चार्ज उसके अंदर होगा। दैट इज द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। यही कहलाता है हमारा मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। इसको लिखने का तरीका हमेशा यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल रहेगा, यहाँ पे सरफेस रहेगा, तभी सही है। कभी कभी आप लिखें यहाँ पे dl लिख देते हैं, यहाँ पे dl लिख देते हैं, क्यों मुझे नहीं समझ में आता आपका ये कॉन्सेप्ट। तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, एस ही लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा करिए, ठीक है चीजों को बारीकियों पे ज्यादा ध्यान रखा करिए, वहां पे लिखने का समय क्या है, इक्वेशन आप सही लिखिएगा। कभी कभी एग्जाम में आप सिर्फ इतना कहेंगे कि भाई चारों इक्वेशन, आप मैक्सवेल की इक्वेशन चारों इक्वेशन आप लिख के दिखाइए बस, तो वो भी ये तरीका है, तो आप इसको सही सही कम से कम लिखिएगा। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, दूसरा हम लिखते हैं द गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स, और इसी को क्या बोलते हैं,
सोलेनॉइडल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैक्सवेल का एम आप कैपिटल लिखिएगा, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। सोलेनॉइडल नेचर का मतलब यह है कि मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या कहा गया है कि क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। अगर किसी हम क्या करें, क्लोज्ड सरफेस के अंदर हम क्या कहें कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कितनी निकलेंगी, आप जानते हैं कितना होगा, 0। अगर वो इंक्रीज करते भी हैं किसी तरीके से तो क्या होगा कि उसके अंदर ही रहेंगे, तो बाहर तो निकले नहीं। अगर उसके कुछ मैग्नेटिक लाइन बाहर निकलती हुई एक जगह से निकलेंगे उस सरफेस से, दूसरी जगह फिर आके उसमें मिलेंगे, क्योंकि नॉर्थ से निकले फिर साउथ में आएंगे। तो टोटल जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये कितना होगा, बी डॉट एन कैप डी एस लिखते हैं। टोटल सरफेस इंटीग्रल कितना होगा, सरफेस इंटीग्रल 0 होगा। यहां पर ध्यान रखेंगे, दूसरे में बी डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू 0। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइडल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्रेडियंट होगा वो 0 होता है। इसे डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसा भी लिखते हैं। अगर थोड़ी समझ आप समझेंगे तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में क्या, डेल डॉट बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0 के इक्वल। इसे ही बोलते हैं क्या, सोलेनॉइडल वेक्टर। जिस भी वेक्टर का ग्रेडियंट 0 होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइडल वेक्टर। एक टर्म और जोड़ते हैं यहां पे, जब रीजन ऑफ स्पेस हो, फील्ड बोलते हैं। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। सेकेंड इक्वेशन है, 0 के इक्वल होगा। जब ये क्लोज्ड लगा हो तभी 0 के इक्वल होगा, ऐसे हमेशा 0 कर देंगे आप, ठीक है, जब ये क्लोज लगा हो तभी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या है यहां पे, तीसरे इक्वेशन को हम बोलते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is called मैक्सवेल नाम है उनका, बड़े में देखिए, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। उसे क्या बोलते हैं, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्या होगा ये, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा। इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ई डॉट, ध्यान रखिएगा, ई डॉट डी एल। अब हम कर्व की बात या लाइन की बात कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा, डी फाई बी अपॉन डी टी के बराबर होगा। वो भी क्या है, एक माइनस साइन आएगा। या इधर के इसी को तो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं ना, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, यही पढ़ा होगा ना, ई करके माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, इसे बोला गया। जहां पे लेंज भी इसी में शामिल हो जाते हैं, माइनस लगा है आपका, ये हुआ। अगला इसी में है फोर्थ इक्वेशन, इसे बोलते हैं हम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। ध्यान रखेंगे यहां पे क्या है, लाइन इंटीग्रल है, देखिए लाइन इंटीग्रल, सी लिखा हुआ है डॉट डीएल, या हम इसको एल भी लिख सकते हैं, कर्व होता है। फोर्थ इक्वेशन आपका क्या है यहां पे, फोर्थ इक्वेशन क्या है, फोर्थ, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लिख रहे हैं, इसको बाद में करेक्शन करेंगे कैसे, देखिए द मॉडिफाइड, हमने एक मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ा है, सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है, लेकिन यहां पे हम कौन सा यूज करेंगे, मॉडिफाइड। किसको फोर्थ इक्वेशन बोला गया, मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ is called Maxwell
फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन कहलाएगा। मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन कहलाएगा। वो क्या था आपका, देखिए मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन क्या है। वो कहते हैं कि फोर्थ इक्वेशन एम्पियर्स लॉ आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं हम लोग, बी डॉट डीएल होता है, आप देखे होंगे, याद होगा आप लोग। बी डॉट डीएल क्या होगा, अगर हम इसको लिखें तो क्या कहते हैं, किसी क्लोज्ड कर्व से जो आप करंट कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई, पढ़ा होगा आपने, आई, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज और ऐड किया गया यहां पे, वो क्या था, दैट इज म्यू नॉट और प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डीई अपॉन dt, डीई अपॉन dt, डीई अपॉन dt। यहां पे s भी हो कर सकते हैं, या हम इसी को हटा के फाई के तरीके से लिख देते हैं। यहां पे क्या होगा, फाई के तरीके से, देखिए फाई में लिख देते हैं तो ये ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। म्यू नॉट फाई ई डेल फाई ई अपॉन डी, ठीक है। दैट इज द, ये आपका कहलाता है क्या, ये आपका जो है टर्म, यही टर्म आपका क्या कहलाएगा, करंट कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं, एक और तरीके से दिखाते हैं, जिसे बोलते हैं आईडी। ये टर्म मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन इसे बोला क्या जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट करंट। और इस टर्म को क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। ये था मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। हमने अभी तक क्या पढ़ा है एम्पियर्स लॉ में, केवल कंडक्शन करंट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो मॉडिफाइड फॉर्म है, जो मैक्सवेल सर ने इसको ऐड किया और फोर्थ इक्वेशन बोला, वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी जस्ट इसके बाद हम चर्चा करेंगे, ओके। कंडक्शन करंट बोलते हैं उसको, कंडक्शन करंट बोलेंगे, ओके। चलिए सही है, दिख रहा होगा आपको, कंडक्शन करंट बोलेंगे या डिस्प्लेसमेंट करंट, ये टर्म है। ये चार इक्वेशन जो आपको मैंने बताए, यही है मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन। और इसी से उन्होंने क्या बताया कि भाई इससे हम, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और क्या बताया, लाइट क्या है, इलेक्ट्रो और कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि एक कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, किसी बात पे निर्भर नहीं करेगा, वो वैक्यूम में हमेशा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट रहेगा, इस पर भी हम देखेंगे, आइए देखते हैं कैसे। ये 4 इक्वेशन है, आपको याद रखना है। चलिए अब हम देखेंगे थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। ये भाई यही तो आया हमारा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, क्या देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, आखिर डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या। अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट को हम दिखाते हैं यहां पे आईडी से, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये हम जानेंगे। एक सिंपल सा केस लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने का, कि क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट, कैसे इसको जो है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से बात आई डिस्प्लेसमेंट करंट की, उसके विषय में हम थोड़ा देखेंगे एग्जाम्पल से। ये आपके एग्जाम में आएगा भी, हमेशा आता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पे। तो चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक कंसीडर करते हैं कि एक कैपेसिटर, देखिए थ्योरेटिकली हम, हो सकता है कि हम फुल टाइम रिवीजन, पूरा चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, मैंने आपको पूरा का पूरा एकदम थ्योरेटिकल थ्योरी सहित पूरे एक्सप्लेन किया है डिटेल में। हो सकता है थोड़ा यहाँ से हम, क्योंकि अभी कम समय में इसको पूरा रिवीजन करना है, तो रिवीजन आप समझते हैं उस तरह से हम करेंगे। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आया। तो हम बाकी चीजें हम बोल देते हैं आपको। हम क्या करेंगे, एक कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर ए सर्किट। एक कैपेसिटर है जो कि कनेक्टेड है किसी बैटरी से, और उसे हम चार्ज कर रहे हैं थ्रू ए रजिस्टर। भाई बिना रजिस्टर के हम कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज नहीं कर सकते, अगर आइडियल कंडीशन की बात करें तो एक कैपेसिटर हम चार्ज कर रहे हैं।
चार्ज करने के दौरान उसमें ट्रांजिएंट चार्ज और ट्रांजिएंट करंट फ्लो करेगा। भाई चार्ज फ्लो कर रहा है तो वही तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर चार्ज करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि डीसी हमने बैटरी लगाई है तो डीसी करंट से वो चार्ज होते होते क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद वो क्या होगा, फुल हो जाएगा। जैसे ही फुल होगा वो क्या करेगा, हम जानते हैं कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा, एसी को पास करता है, यही तो प्रॉपर्टी है, इसीलिए उसको फिल्टर की तरीके से भी यूज करते हैं हम। तो सेम यही फिनोमिना, ये सब बातें हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। एक कैपेसिटर है जो कि इस तरह से कनेक्टेड है एक बैटरी से, यहां पे एक स्विच लगा हुआ है, ये हमारा एक बैटरी है, मान लेते हैं 20 वोल्ट का है, और यहां कैपेसिटर लगा हुआ है इस तरीके से। अब इसका आपका डेरिवेशन आपके सिलेबस से एनसीईआरटी से हटाया जा चुका है, सीबीएसई बोर्ड से हटाया जा चुका है, लेकिन जिसकी जो समझ है डिस्प्लेसमेंट करंट की इसी के थ्रू आती है, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी है इसको। तो अगर हम इसको चार्जिंग इसी बोलते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, हम बोलेंगे यहां पे हम क्या कौन सा केस ले रहे हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है कि यहां पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात इसलिए कर रहे हैं कि यहां पे जब चार्ज होता है इसमें एक ट्रांजिएंट करंट, मान लेते हैं किसी समय टी की, भाई एक समय ऐसा होगा, हम t बराबर 0 की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हम लोग t बराबर 0 की बात यहां पे, क्योंकि उस समय भी क्या होगा कि हम कहेंगे भाई करंट को यहां पे चार्ज अभी आया नहीं, t बराबर 0 की जस्ट कैसे बात करें। और हम क्या करें, t बराबर इनफाइनाइट, मतलब कि इनफाइनाइट कहने का मतलब एक रिलेटिव वर्ड है कि जब ये कैपेसिटर फुल हो जाएगा तब भी 0 हो जाएगा। तो हम एक बीच के समय की बात करते हैं, उस समय मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना है। जब इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, इसमें आप केवीएल लगाने के बाद उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि ये आपके पढ़ने का हिस्सा नहीं है इसका, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस E अपॉन T अपॉन टाउ, ठीक है। जहां ये Q नॉट हमारा क्या कहलाता है, स्टेडी स्टेट चार्ज, जहां पे टाउ हमारा क्या कहलाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट, जिसका डायमेंशन क्या होता है, सेकेंड होता है। यहां पे स्टेडी स्टेट चार्ज टाइम इंडिपेंडेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, Q नॉट इक्वल्स टू C इंटू वी, जिसका कैपेसिटर का जितना कैपेसिटेंस होगा इंटू जितना पोटेंशियल है, वही Q नॉट कहलाएगा। कहने का मतलब, ये सब ड्रॉ करने का मतलब, जैसे जैसे क्या होगा टाइम के साथ, देखिए इनवर्स का इनवर्स मतलब टाइम के साथ चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर के क्रॉस बढ़ेगा। कहने का मतलब यहां पे हमारा चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहां पर भी होगा ऐसे इसी तरीके से, मतलब चार्ज इंक्रीज करता है, ये आपको दिख रहा है। इसे ही बोलते हैं हम लोग, एक नाम और देते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट चार्ज। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट चार्ज भी बोलते हैं इसको, इसी को ट्रांजिएंट चार्ज बोलेंगे हम लोग। और जैसे से चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट क्या होगा, करंट ऐसे भी निकाल सकते हैं, dq बाई dt करिए, आई आया, यहां से Q नॉट 0 होगा, Q नॉट आएगा आपका, डिफरेंशिएट करें 1 अपॉन टाउ आ जाएगा, C इंटू आर, ठीक है। उससे करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, हम करंट को भी दिखा सकते हैं, आई टी इक्वल्स टू क्या होगा, आई नॉट ई की पावर टी अपॉन टाउ, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब जब घट या बढ़ रहा हो, ट्रांजिएंट बोलते हैं उस स्टेट को, ट्रांजिएंट करंट बोलेंगे। इस आई टी को हम क्या बोलते हैं, जो टाइम का फंक्शन है, ट्रांजिएंट करंट, इसे बोलेंगे ट्रांजिएंट चार्ज। कहने का मतलब यहां पे करंट जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा करंट घट रहा है, घटेगा भी, एक समय ऐसा आएगा जब 0 हो जाएगा। यहां पर रखिए t बराबर इनफाइनाइट, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर रखिए t बराबर इनफाइनाइट, ये आपका टर्म क्या होगा, Q नॉट के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से मैं कह रहा हूं, ये बातें हमको आइडिया है, लेकिन हुआ क्या, इसको हमें संबंध इतना था कि कैसे चार्ज होता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें हम डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसे बताएंगे। अब मेरी बात को समझिए, अगर क्या करूं कि कैपेसिटर में हम देख रहे हैं, कैपेसिटर का हमारा जो सिंपल सा एक बनाता हूं अलग से, हम देख रहे हैं यहां पे करंट कौन सा आ रहा है, IT आ रहा है इस तरफ से, एक करंट हमारा इधर जा रहा है IT, एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर,
अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग कि हम थोड़ा सा इस पे अप्लाई करते हैं कि कैसे मैक्सवेल सर का लॉ, सॉरी एम्पियर का लॉ कैसे काम करेगा। यहाँ पे बनाते हैं, ये IT है हमारा और ये IT, हमने इसका अलग से बनाया है। देखिए यहाँ पे यही करंट तो फ्लो कर रहा है, यही तो IT होगा, ठीक है। इधर भी फ्लो करेगा, इधर भी, सही है। हम यहाँ पे किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आइए निकालते हैं। जैसे इस पॉइंट पे अगर हमको निकालना हो, P पॉइंट मान लेता हूं मैं इसको, P पॉइंट, कैपेसिटर के इस पॉइंट पे हमको निकालना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को सर्कल मान के हम क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे। ये लूप हमारा बना, ठीक, लूप बन गया। इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां से यहां तक मान लेते हैं कुछ दूरी होगी, ये समथिंग है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे भाई, इस पे लगा देंगे लूप के लिए B डॉट dl, और यहां पे क्या होगा, एक क्लोज्ड कर्व के लिए हमने कर्व बना दिया, इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज, जितना करंट ये इनक्लोज करता है, ये तो कहेंगे हम, जितना करंट ये इनक्लोज करेगा वही यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब I यहां पे क्या है, I इज द करंट, I क्या है, इज द करंट दैट penetrates the area bounded by the closed curve, वही कर्व है ये वाला कर्व, by the closed curve। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, आप समझिए मेरी बात को, कहीं डाउट हो तो हमको बताइए। हमने कहा यहां पे भाई एम्पियर सर्किटल लॉ में यही तो कहा जाता है, आई क्या है, इज द करंट दैट पेनिट्रेट्स, इस एरिया जो ये हमने क्लोज्ड कर्व बनाया है ना, एम्पीरियन लूप बोलते हैं। जैसे वहां गॉसियन सरफेस आप बनाते हैं तो वैसे यहां पर लूप बनाते हैं, एम्पियर हाइपोथेटिकल क्या है, एम्पीरियन लूप बनाते हैं, उसी को सेंटर मान के, और ये हमारा दूरी हो जाता है। तो इसी पे हम डीएल लेते हैं। तो इसको कितना करंट पास कर रहा है, तो उस समय कितना करंट पास कर रहा है, IT। इस लूप कोई भी लूप हम बनाए हैं, ठीक है, एक कर्व से लाइन से बनाएंगे। जैसे एक रिंग है, रिंग को कितना उसके एरिया, उसका एरिया भी होता है πr² हो जाएगा ना अगर रेडियस r है, तो उसको कितना पास कर रहा है करंट, उसकी बात करते हैं, वही I है, यहां पे वही तो I है। ये हम पहले I यही ले रहे थे, ये हमको ये I हमारा है। आगे देखते हैं। अब दो यहां पे कंडीशन उठती हैं कि हमने एक लूप लिया, यहां पे करंट IT आ रहा था, यहां भी IT जा रहा है। अगर हमने यहां पे निकालना है कि कितना होगा, ये कुछ ऐसे होगा, कि यहां पे हमारा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो डिपेंड करेगा ये जो क्लोज्ड लूप है ये इसके एरिया को कितना करंट पेनिट्रेट कर रहा है, ये डिपेंड करता है। अच्छा, इसी लूप से एक और एरिया बनाया जा सकता है, कौन सा, देखिए ये भी एरिया तो है जो कि बाउंडेड बाय द सेम कर्व। इसी कर्व से ये भी एरिया बाउंडेड हो सकता है, घड़े जैसा समझिए कि ये कर्व है, उसके दौरान जो है ये कर्व हमारा बाउंडेड कर रहा है, ये भी सरफेस है। तो कहने का मतलब इफ वी लुक एट, अब मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, इफ वी लुक एट इफ यू लुक, किस पे देखेंगे हम, अगर हम देखते हैं पहले हमारा क्या है, ये कर्व हमारा है, और कर्व का एक जो है सरफेस भी होगा जो बाउंड करेगा वो कर्व, वो क्या होगा, ये होगा। अब पहले केस में हमने इसी P पॉइंट पे को निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहां पे हमें करंट हमारे पास है IT, हमने फार्मूला क्या लगाया था, B डॉट dl, क्लोज्ड कर्व के लिए म्यू नॉट I समथिंग, जो I रहेगा, यहाँ पे I कितना है, IT है, इस केस में कितना है, IT है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कुछ निकलेगा आपका। अगर यहाँ पे हम मानते हैं कि 2πr है, B सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, B 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट IT होगा। B एट पॉइंट P जो आपका आएगा वो कितना होगा, म्यू नॉट IT अपॉन में
2πr, ये आंसर होगा P पॉइंट पे। अगर हम इस कर्व को देखते हैं तो इस कर्व को देखते हैं, इस क्लोज्ड लूप को देखते हैं, जितना पेनिट्रेट कर रहा है एरिया को IT करंट है। लेकिन आप देखिए सेम पॉइंट, उसी P पॉइंट पे अगर हम देखें कि अब दूसरे लूप से अगर निकालना चाहें, या यहीं देखते हैं हम लोग, यहीं पे देखें कि अगर हम कहें कि इस लूप से निकालना हो, ये वाला एक लूप हमारा और है, ये वाला, ये भी तो इसी कर्व को बाउंड कर रहा है। लेकिन यहां पे अगर बात करें कि यहां पे देखिए ये गया लूप, और यहां पे क्या है हमारा कैपेसिटर है ये, उसके बाद ये कैपेसिटर है, करंट IT यहां गया, IT यहां गया। अब हम कहें कि इस वाले सरफेस, ये इसी कर्व को तो बाउंड कर रहा है सरफेस, तो इस सरफेस और पॉइंट P यहां पे है, पॉइंट P कहां पे है, वहीं पे है, पॉइंट P यहीं पे है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये क्या होगा, कितना करंट इनक्लोज करता है, तो हम कहेंगे क्या, कितना इनक्लोज कर रहा है इस केस में। इस केस में अगर कहें तो हम कहेंगे IT कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इस केस में कोई करंट इनक्लोज ही नहीं कर रहा है। तो सेम पॉइंट B पे, ये हमारा पहला है पार्ट, और इस सरफेस के लिए अगर हम देखें दूसरे के लिए, उसी पॉइंट P पे दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं हम लोग। केस मान लेते हैं ऐसा, केस 2, उसी पॉइंट P पे हम निकाल रहे हैं दूसरे तरीके से, तो यहां पे करंट 0 आ रहा। अब हम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, B.dl क्लोज्ड कर के लिए I म्यू नॉट IT, और IT हमारा कितना है, 0 हो जाएगा। मतलब पॉइंट B पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। सेम फार्मूला, सेम सब कुछ, बस हमने क्या है, सरफेस चेंज किया, उसकी वजह से एक ही पॉइंट पे, यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे एक तरीके से आ रहा है, एक तरीके से हमारा 0 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कि एक ही पॉइंट पे हमने दो बाउंड सरफेस अलग अलग ले लिए, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक बार क्या हो रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है, एक बार 0 आ रहा है। यहां पे कुछ तो हमारा थ्योरेटिकली या हमारी समझ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या किया, उसके अलावा कुछ लोगों ने चेक भी किया क्या सच में यहां पे करंट 0 है। उन्होंने जब नीडल को ले गए यहां पे P पॉइंट पे, कंपास को ले गए, भाई अगर यहाँ पे करंट है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। उन्होंने चेक किया, जब यहाँ पे चेक किया तो ये देखा यहाँ पे डिफ्लेक्शन दे रहा है। डिफ्लेक्शन देने का मतलब क्या है, यहाँ पे करंट 0 नहीं है, बल्कि उन्होंने यहाँ भी चेक किया, यहाँ भी चेक किया, इसके बीच में कैपेसिटर के यहाँ भी करंट आपका 0 नहीं है। फिर ये क्यों 0 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। एक्सपेरिमेंटली तो क्या कमी होगी, कुछ नहीं, वो तो जो नेचर में जो है वो है, जो हम जानते हैं वो साइंस है ना। तो यहां पे हमको क्या हुआ कि हमने माना कि यहां एम्पियर में कोई गड़बड़ी है, इस करंट को लेने में कोई गड़बड़ी है, इस करंट को हमें एज्यूम करने में कोई गड़बड़ी है। उसके लिए क्या बनाया गया कि अगर ऐसा हो रहा है, अब यहां पे समझिएगा कि इफ एम्पियर if Ampere's circuital law is true all the time, then it should not be depends on the area या कहें डिपेंड्स ऑन द chosen area of the chosen area by the closed curve। जो क्लोज्ड हमारा कर्व है उसके एरिया से हमें मतलब नहीं होना चाहिए कि किस एरिया को हम चूज करें, क्या हम ये वाला लें
या इसको लें या इसको लें, कौन सा लें, इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए था। इस बात पे डिपेंड होना ही नहीं चाहिए था। फिर यहां पे क्या हुआ कि इसको मॉडिफाइड करने की जरूरत थी। कैसे किया गया आप देखिए थोड़ा सा। इस पे ये किया गया कि उन्होंने क्या किया कि अब वहां पे कॉन्सेप्ट आया कि एज वी नो फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction, इंडक्शन से हम क्या जानते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इंडक्शन क्या कहता है कि जब हम चेंज करते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं कि E इक्वल्स टू माइनस d∅v/dt, यही तो है ना, जहां पे ये लेंज का नियम माइनस लगा हुआ है। इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसिंग इट, तो ये है। या हम इसे ऐसे भी लिखते हैं कि E.dl, यही तो पोटेंशियल बन जाता है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, पोटेंशियल ही है। ये कर्व के लिए इक्वल्स टू माइनस d∅v/dt। तो उन्होंने कहा हम भी एक्सेप्ट दैट, ये इसी तर्ज पे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि एक्सपेक्ट दैट द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड Fi, electric field also induces मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तभी होगा जब करंट इंड्यूस करे, वहां पे करंट जनरेट करे, मतलब इसका मतलब उसके बीच में भी करंट है। कैसे हुआ ये, अब देखिए कहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है। इनका कहने का मतलब ये है, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या जनरेट करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आता कहां से है, करंट से, मूविंग चार्ज से, एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के चार्ज से आएगा, जो कि चार्ज मूविंग होगा उसकी वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज जब मूव कर रहा है तो वहां पे क्या आया, करंट आया, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। कैसे देखिए, अगर ध्यान समझें तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लगातार क्या है, करंट, यहां पे चार्ज बढ़ेगा लगातार, और चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां पे चार्ज बढ़ेगा, इधर भी चार्ज बढ़ेगा, तो लगातार क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ने घटने से क्या हो रहा है, यहां बढ़ रहा है लगातार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो यहां पे क्या होगा, और देखिए ये चार्ज इधर नहीं जा सकता, ठीक है, कैपेसिटर के दूसरे प्लेट पे नहीं जाता, इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कैपेसिटर के दूसरे प्लेट पे नहीं जाएगा, चार्ज वहीं का वहीं, बस यहीं इंक्रीज हो रहा है। यहां पे बस चेंज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा चार्ज चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है। तो इनका कहना यह है, मैक्सवेल सर का कहना यह था कि अगर हमारा क्या है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होना चाहिए। कैसे, उन्होंने कहा कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहां पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, अगर हम यहां बताएं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसी समय बात करते हैं, मान लेते हैं यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा है, ऐसा है, ठीक है, सिग्मा प्लस है, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम कैसे बताएंगे कि सिग्मा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को ऐड करके कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा।
अच्छा, यहाँ पे चार्ज लगातार चेंज हो, या सिग्मा क्या बोलते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब Q अपॉन S। और हम जानते हैं ये कौन सा चार्ज है, चेंजिंग चार्ज है, यही तो निकाला था ना हमने। तो ये क्या हो जाएगा कि हम लिख सकते हैं इसको Q T इक्वल्स टू S एप्सिलॉन नॉट S, यही होगा। या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि चार्ज अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, चेंजिंग चार्ज, वही तो हमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, इक्वल टू कितना हो जाएगा E एप्सिलॉन नॉट S के बराबर। अच्छा, करंट निकालना तो इसी को डिफरेंशिएट करिए, dQ T अपॉन dt, यही क्या कहलाएगा हमारा, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट S, और यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, dE बाई अपॉन dt हो जाएगा। ये होगा। और इसी को क्या कहा गया यहां पे देखिए, इसी टर्म को क्या कहा गया, dq t अपॉन dt जो है, या इससे जो आया आपका टर्म यहां पे क्या आया था, एप्सिलॉन s डेल E अपॉन डेल t। पार्शियल लिखिए या परफेक्ट लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये dt है। अच्छा, इसी को हमने बोला क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे भी दिखाते हैं id। मतलब यहां दो करंट हैं, id एप्सिलॉन s de अपॉन dt, ये लिखते हैं। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहां पे एप्सिलॉन, और ये अंदर ले जाइए s, e इंटू एस क्या बन जाएगा, फ्लक्स बनेगा, d फाई e अपॉन dt बन जाएगा, d फाई e अपॉन dt हो जाएगा। या हम क्या करें कि करंट पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया S से डिवाइड करिए, यही क्या बन जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट dE बाई dt। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, JD से डिनोट करेंगे, जिसे बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ये कंडक्शन करंट नहीं है, जो आप कन्वेंशनली यूज करते हैं वो कंडक्शन करंट है, कि जहां हम बोलते हैं एक ही तरीके से बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यहां पे किसी प्रकार का चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जो हमें करंट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पे चार्ज का मोशन नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी ये है। इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। अब हमें आइडिया लगा कि यहां पे गड़बड़ क्या हो रहा, तो मैक्सवेल ने दोनों को इन कमियों को दूर करके जो है एक साथ बनाया, कि जो हमने एम्पियर्स लॉ में जो हमने रखा था कि B डॉट dl, एम्पियर्स लॉ हमारा क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, एम्पियर्स लॉ क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ लिखेंगे। सर्किटल लॉ क्या था कि B डॉट dl क्लोज्ड कर के लिए कितना होगा, म्यू नॉट I लिखते हैं, जो I यहां पे I क्या है, जो यहां पे I लिखेंगे वो केवल I नहीं है कंडक्शन करंट, बल्कि यहां पे I को हम क्या लिखेंगे, I हमारा होगा, हम I लिखते थे, जो कि यहां पे करेक्टेड फॉर्म क्या होगा, या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, वो क्या है, वो क्या लिखेंगे हम, वो क्या होगा, यहां पे जो I है करंट वो केवल I ना हो के, बल्कि ये क्या है, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट का सम है। लगाइए, यहां पे हो जाएगा B डॉट dl, और यहां पे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व इक्वल्स टू म्यू नॉट I कंडक्शन करंट प्लस म्यू नॉट, यहां पे म्यू नॉट तो पहले ही लिख दिया है, ID लिखेंगे, ये हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं जैसे हमने लिखा था पहले, वो कितना हो जाएगा, B डॉट dl म्यू नॉट, यहां पे क्या हो जाएगा, I प्लस
कंडक्शन करंट, एंड म्यू नॉट आई को और क्या लिख सकते हैं, देखिए आई डी को हम आई डी लिख सकते हैं, देखिए आई डी क्या है, एप्सिलॉन, या हम क्या डी फाई अपॉन डी टी लिखें, डी फाई अपॉन डी टी लिखें, एप्सिलॉन डी फाई अपॉन, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डी टी, दैट इज द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। इसी को बोला गया मैक्सवेल मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। एक साथ अगर आपको देखना हो कि चारों इक्वेशन कैसे होंगे, हमने शुरू में आपको लिखा था ये, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है ई डॉट डी एस क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका होगा बी डॉट डी एस जीरो के बराबर होगा, ये क्या होगा ई डॉट डी एल डी फाइव ई अपॉन डी टी होगा, और फोर्थ इक्वेशन डी फाइव बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई अपॉन डी टी होगा। तो यही हमारे चार इक्वेशन होंगे, जिसका हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन भी आपको दिखा दिया। आइए चारों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। और इस सिलेबस में आपका इस चैप्टर में बचता क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होगा, उसकी अलग अलग, एक ही वेव की स्पेक्ट्रम में हम डिवाइड ऐसे करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी के अलग अलग टर्म में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कुछ पार्ट में जो है विभाजित किया गया है, जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, IR वेव, विजुअल है, एक्सरे है, ठीक है, एक्सरे है आपका, गामा रेज है, ऐसे रेज में डिवाइड किया गया है। तो इनको हमने डिटेल में आपको दिखाया है, लेकिन आज थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे मैक्सवेल के चार इक्वेशन एक साथ लिखते हैं, जिनको आपको याद रहना चाहिए, सेम वैसा ही लिखिए। तो मैक्सवेल के शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, मैक्सवेल के चार इक्वेशन कैसे लिखेंगे। पहला इक्वेशन हमारा क्या होगा, ई डॉट डी एस, ऐसे देखिए डी एस दो तरीके से लिख सकते हैं, आप समझिएगा, आप या तो एक ही तरीका याद रखिए, ई डॉट डी एस ऐसे होगा यहाँ पे, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। दूसरा क्या होगा, बी डॉट डी एस होगा, सरफेस इंटीग्रल होगा, ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। तीसरा है क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो क्या कहते हैं कि जो ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, ई डॉट डी एल यही कहलाता है, और ये क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से आता है, या फ्लक्स हमारा चेंज हो, डी फाइव बी अपॉन डी इक्वल होगा डी टी के। फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, जिसे लिखते हैं बी डॉट डी एल क्लोज्ड कर्व, और ये कितना होगा, म्यू नॉट आई लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू नॉट आई प्लस आई डी, या इसको ब्रेक करके लिखना है तो अभी लिखा था पीछे, आपने देखा होगा, ये फॉर्म है। तो ये हुआ हमारे मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, यही कहलाते हैं हम। अब इसकी मदद से कैसे हम कहें कि लाइट क्या है, कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, जिसकी स्पीड होती है c, जो कि किसी बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं। तो हम देखेंगे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ, शॉर्ट में ही देख रहे हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो, बस प्रॉपर्टीज, बाकी तो डिटेल में आपके पास सब कुछ है, होता तो सबके पास सब कुछ है, लेकिन आपके दिमाग में कितना रहता है वो डिपेंड करता है एग्जाम में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या प्रॉपर्टीज होगी, वो क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसके मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक जनरल वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो क्या होगा, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन M4, M3 एंड M4 से आपको ये मिलेगा। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा जानना होगा कि ये क्या होगा, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये आता है। दोनों इक्वेशन से आपका है, या मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखें तब भी आएगा यही टर्म, डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी अपॉन
डेल टी स्क्वायर, ये होगा, ये टर्म यहां डिफाइन होगा। अगर ये एनालॉगस है आपका, एनालॉगस टू द जनरल वेव इक्वेशन, जनरल वेव इक्वेशन कहने का मतलब ये है कि ये सभी वेव, कोई भी वेव हो, चाहे मैकेनिकल वेव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सबके लिए काम करता है जनरल वेव इक्वेशन, दैट इज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, केवल हम वन डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में लेंगे इसको, इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई अपॉन साई लिखेंगे, एक जनरल वेव इक्वेशन है डेल टी स्क्वायर। इसके एनालॉगस है जनरल वेव इक्वेशन के। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल होगा 1 अपॉन वी स्क्वायर के, जहां पर हम लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे क्या आता है, अंडर रूट म्यू नॉट, जहां पे परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, इन दोनों की अगर वैल्यू रखें, जहां पे म्यू नॉट हमारा कितना होता है 4 पाई 10⁻⁻⁷ एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 8.85 इंटू 10⁻12। ये हमने सब डिटेल में करवाया, तो यहाँ पे आप जब इसको करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, लगभग आता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे देखिए ना म्यू नॉट किसी बात पे डिपेंड कर रहा है ना एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए मैक्सवेल सर ने क्या कहा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्पीड चलेगा, लाइट चलेगा, जिसकी स्पीड कितनी होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी को बाद में चलकर क्या बोला गया, जिसे बोला गया सी से डिनोट करते हैं, जिसे बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट बोलेंगे। तो ये आपका एक फार्मूला बना। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी होता है कि 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन की डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, भाई मीटर पर सेकेंड थी तो होगा, यूनिट है, और डायमेंशन निकालेंगे क्या होगा LT-1, दैट इज द डायमेंशन। तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन वही होगा जो स्पीड का होगा या वेलोसिटी का होगा। ये प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, अगर मान चलिए ये हमारा वैक्यूम की बात कर रहे हैं, देखिए वैक्यूम है ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर यही आपका वैक्यूम ना होता, कोई मीडियम हो, तो क्या करेंगे हम, तो उस कंडीशन में क्या होगा हम जानते हैं, तो वहां पे वेलोसिटी हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तो नहीं होगा। क्यों, जैसे हम एक खाली सड़क पे अगर दौड़ें या किसी पानी से भरे हुए जगह जहां पे इतने पानी में हो अगर हम दौड़ें तो वहां पर हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। सेम ऐसा लाइट के साथ है, वैक्यूम में उसकी स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जब मीडियम में वही स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगी। कितना स्लो हो जाएगी वो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है परमिटिविटी वहां कैसी है उस मीडियम की, या परमिबिलिटी कैसी है। अगर वहां पे जो मीडियम का है वो है म्यू एंड एप्सिलॉन, ठीक है, तो हमें एक रिलेशन पता है कि एप्सिलॉन आर जो है, जो रिलेशन होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, और म्यू आर जो होता है वो म्यू एंड म्यू नॉट के बराबर होगा। जहां पे हम निकाल सकते हैं कि भाई यहां से हम एप्सिलॉन जगह पे क्या रख सकते हैं, मीडियम की जगह क्या रख सकेंगे, एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन नॉट, यहां से भी हम निकाल सकते हैं, किसी मीडियम में होगा ये, और ये कितना होगा, म्यू की जगह हम क्या रखेंगे, म्यू आर एंड म्यू नॉट होगा। तो इसको हम निकाल सकते हैं, तो आइए निकालते हैं, इसमें रखिए v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहां पे क्या होगा, म्यू की जगह म्यू आर एंड म्यू नॉट, ये होगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, देखिए इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एंड म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर, ये भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन मिला आपको कि सी अपॉन में म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर,
तो ये आपको एक रिलेशन मिलता है, ये हुआ। या इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, V इक्वल्स टू C म्यू R एन एप्सिलॉन R, ये लिखा जा सकता है। या मैं ऐसा इसको इस तरीके से लिखें कि म्यू R कितना होगा, म्यू R एन एप्सिलॉन R, ये क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, C बाई V के इक्वल। अच्छा ये क्या होता है, इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, आपने पढ़ा होगा इसको लाइट में, इंडेक्स ऑफ लाइट, वो कितना होगा, n इक्वल्स टू, n से अगर दिखाएं तो C बाई V होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज n इक्वल्स टू, ये भी एक रिलेशन है म्यू R एंड एप्सिलॉन R के साथ। तो ये भी हम यूज करेंगे, आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। ये हमने कौन सा नंबर पे पढ़ा, पहला था ना, प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं पहला है। दूसरा इसी में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे हम इसको, ये जो है दूसरे प्लेन में होगा। कहने का अगर ये प्रोपगेशन है हमारा, और ये हमारा इस तरफ चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, ऑर्थोगोनल होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये हमने दूसरा देखा प्रॉपर्टी में, दूसरा प्रॉपर्टी है आपका। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि यहां पे क्या है, इसका एम्पलीट्यूड कैसा रिलेटेड होगा, जिसका डेरिवेशन नहीं हम आपको डायरेक्ट बताएंगे यहां पे, क्योंकि डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में। तीसरा पॉइंट है, कभी कभी न्यूमेरिकल आएंगे इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड एंड मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड, ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं आपस में। जो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के C से डिवाइड करने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करेंगे तो वही मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि E नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, B नॉट C, ये एक रिलेशन है आपका। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर एनर्जी एंड मोमेंटम नहीं कैरी करता तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी कैरी करता है लाइट, इसी वजह तो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना होती है। तो यहां पे कैरी करता है तो एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी की बात करें कितना होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कितनी होगी, 1b²/2 म्यू नॉट, ये होगा। इसी में पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट क्यों होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट क्यों होगा, तो आप जानते हैं कि अगर कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज हो, अगर रेस्ट में है तो वहां पे क्या होता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए तो नाम पड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर चार्ज हमारा मोशन में है, चार्ज अगर मोशन में है तो वहां क्या होगा, वो भी कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन
अगर वही चार्ज हमारा क्या है, एक्सिलरेटेड है, और हम कह सकते हैं ऑसिलेटिंग भी बोलेंगे, तो वहां पे क्या क्रिएट होगा आपका, रेडिएशन, ये हम जानते हैं। तो यहां पर लाइट भी एक प्रकार का क्या है, रेडिएशन है। तो लाइट जो हमारा जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारा जनरेट होता है, वो क्या है, ड्यू टू ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। बाकी इस चैप्टर में एक और टॉपिक बचता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लास्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रम। यहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपका, ये ऐसा सिंगल वेव तो है नहीं, इसमें कई तरह की वेव शामिल हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे होंगे, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनको जो डिवाइड किया जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। वेवलेंथ भी हम कर सकते हैं, उसमें भी क्या है, वेवलेंथ के हिसाब से भी देख सकते हैं उसको, चाहे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ दोनों में देख सकते हैं। और देखने पे हमें क्या है, अलग अलग कैटेगरी के वेव मिले हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से कुछ हम जैसे जानते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, IR रेडिएशन है। फोर्थ आप देखेंगे विजिबल रेंज आता है इसी में, जो लाइट हम देख सकते हैं। UV रेज आएगा इसी में। 6 है एक्स रेज आएंगे इसी में। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम मिलके बना है। 7 है गामा रेज आएंगे इसी में। तो ये स्पेक्ट्रम कहलाते हैं, जो ये आपके अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज द स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो ये हमारा आज यूनिट 8 जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका फुल रिवीजन है, आप कह सकते हैं पूरा का पूरा रिवीजन होगा। और बाकी इसके जो भी PYQs होंगे उसको हम अगले सीरीज में ख़त्म करेंगे आपके लिए। और आज के लिए इतना ही। इसको बार बार रिवाइज करिएगा, थोड़ा एक वीडियो इसको देख के, उसके बाद तब उसको सॉल्व करिएगा, आसानी से आपसे हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।